बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ एडीबी कॉमर्स सेकंड सेमेस्टर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सेक्टर बहावलपुर। स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का सब्जेक्ट है और लेक्चर अबाउट है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसका कोर्स कोड है ADC 01201। वीक 9 हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे थे लिमिटेड कंपनीज की। तो इसमें हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हमने बैलेंस शीट डिस्कस किया था। बैलेंस शीट में हमने उसका फॉर्मेट डिस्कस किया था, ठीक है। तो और साथ हमने डिस्कस किया था कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो यहाँ तक हम कर चुके थे। अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है 3 स्लाइड्स में मैंने इसके पार्ट्स करके उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके ना। तो आप इसको बुक से देख लेना, क्वेश्चन को इजीली आपको वहाँ से क्लियर नज़र आ जाएगा। यहाँ पर वीडियो में क्लियर नज़र नहीं आएगा आपको। तो क्वेश्चन हम रीड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है। क्वेश्चन हमारे पास है चैप्टर 12 से लिया हुआ हमें ये क्वेश्चन है। चैप्टर 12 ही स्टडी कर रहे हैं हम बैलेंस शीट के अबाउट। तो क्वेश्चन हमारे पास है यू आर प्रेजेंटेड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट relating to Plot PLC for the year to 31st March 2001। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है ये कौन सी कंपनी की है? प्लॉट PLC की है। ईयर कौन सा है? 31st मार्च 2001 की हमारे पास ये है इंफॉर्मेशन। उस कंपनी की क्लोजिंग डेट है 31st मार्च। तो अक्सर जो कंपनीज हैं उनकी क्लोजिंग डेट्स होती हैं 31 दिसंबर। मेंशन ज़्यादातर 31 दिसंबर यूज़ हो रहा था, बट यहाँ पर जो हमारे पास क्लोजिंग डेट ली हुई है हमारे पास है 31st। तो हम देखते हैं इसमें क्या हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले तो हमें ये है कि अमाउंट्स हमें डॉलर्स में दिए हुए हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी होती है। तो हम क्वेश्चन को साथ साथ रीड करते जाएंगे, साथ हम देखते जाएंगे इसमें से एसेट कौन से हैं और लायबिलिटीज कौन सी हैं, इक्विटी कौन सा है, प्रॉफिट कौन सा है। तो साथ साथ हमें पता लग जाएगा कौन से आइटम्स बैलेंस शीट की कौन सी साइड में जाएंगे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा जो है लायबिलिटी होता है, ये हमने पे करना होता है। हमारे पास ये 500 का। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल इशूड एंड फुली पेड ये है 2100 के। ये हमारे पास क्या है? इक्विटी। कॉर्पोरेशन टैक्स बेस्ड ऑन द प्रॉफिट फॉर द ईयर 31st मार्च 2001 क्या है? 900। ये भी हमारी लायबिलिटी है। इसके बाद क्रेडिटर्स ये भी हमारे लायबिलिटी हैं 300 के। डेटर्स हमारे क्या होते हैं? अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं। तो डेटर्स हमारे पास है 200। ये हमारे पास एसेट है। डेफर्ड टैक्सेशन क्रेडिट ये भी हमारी लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। फिक्स एसेट गैर है हमारे पास, ये एसेट्स हैं। तो एट कॉस्ट हमें दिए हैं 3800 के। और इसमें से जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 31st मार्च 2001 पर वो हमारे पास है 1400, ठीक है। तो जब हम बैलेंस शीट में हम लिखते हैं फिक्स एसेट की प्राइस, हम उसको एट अ कॉस्ट वहाँ पर नहीं लिखते। हम उसकी जो कॉस्ट वाली होती है उसमें से हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट लेस कर देते हैं। तो जो बाकी हमारे पास अमाउंट बचती है हम उसको हम बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं। तो फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट ये भी हमारे पास एसेट है। तो एट कॉस्ट हमें दी हुई है 100। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है ये है हमारे पास है 1 अप्रैल 2001 का। तो हमारे पास ये है 1200 का प्रॉफिट 2000 का। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड हमें दिया है 420 का। तो ये हम बैलेंस शीट में मेंशन नहीं करेंगे प्रपोज डिविडेंड को। उसके बाद रिटेन प्रॉफिट दिया हुआ है हमारे पास फॉर द ईयर टू 31st मार्च 2001 का, ठीक है। रिटेन प्रॉफिट दिया हुआ है 31st मार्च 2001 का 585। एंड शेयर कैपिटल हमारे पास है शेयर प्रीमियम अकाउंट हमारे पास है 315। उसके बाद हमारे पास जो है स्टॉक हमारे पास जो दिया हुआ है एट कॉस्ट हमें 31st मार्च 2001 का जो हमारे पास स्टॉक दिया हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर
31 मार्च ये हमारे पास है 400। तो अब हम देखते हैं कि ट्रेड क्रेडिट्स कितने दिए हुए हैं। ट्रेड क्रेडिट्स हमारे लिए क्या लायबिलिटी है 2000 की, ये हमारे पास लायबिलिटी है। और ट्रेड डेटर्स जो हमारे हैं ये हमारे एसेट्स हैं, एसेट साइड पे जाएंगे, ये हमें दिए हुए हैं 5300 के। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है इन सो फार एज द इंफॉर्मेशन परमिट्स प्रिपेयर प्रोड पीएलसी बैलेंस शीट। हमने प्रोड पीएलसी की बैलेंस शीट बनानी है एज एट 31 मार्च 2001, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 1985। कंपनीज एक्ट जो कि 1985 के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है। एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है द अबव इंफॉर्मेशन हैज़ बीन obtained आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है सारी वो हमें ऑब्टेन हुई है। हमने पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उसके बाद हमें वो इन्फॉर्मेशन गिवन हुई है, तभी हमें पता लगेगा कि हमारे लायबिलिटीज़ कितनी हैं, क्रेडिट्स कितने हैं और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स कितना है। तो उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है डिटेल ऑफ फिक्स एसेट फॉर द ईयर टू 31 मार्च 2001 आर एस फॉलोज। तो फिक्स एसेट की हमें डिटेल दी हुई है 31 मार्च 2001 को। तो एड कॉस्ट हम देखते हैं कि एट 1 अप्रैल 2000 ईयर में 1 अप्रैल 2000 ईयर में हमारे पास जो एसेट की कॉस्ट थी और हमारे पास थी 3400। तो उसके बाद हमारे पास कुछ एडिशन हुआ है, वो हुआ है 600 का, और उसके बाद कुछ चीज़ें हमने डिस्पोज ऑफ की हैं, डिस्पोजल हुआ है 200 का। तो ये हमारी एडिशंस और कुछ सब्सट्रैक्शंस हैं, ये हम बैलेंस शीट में देखेंगे। तो उसके बाद हम एसेट की कॉस्ट मेंशन करेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम देख लेते हैं कि एट 1 अप्रैल 2000 ईयर में हमारे पास डेप्रिसिएशन थी 1200, ठीक है, ये क्वेश्चन में ही हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और एडिशंस हमारे पास हुआ है 500 का और डिस्पोजल्स हुए हैं 300 का। तो ये हमारी थी डेप्रिसिएशन की अमाउंट्स। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं द मार्केट वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट एट 31 मार्च 2001 एज वाज 1,10,000। तो हमारे पास जो $100 का इन्वेस्टमेंट था तो वो उसकी हम देखते हैं कि हमारे पास जो मार्केट वैल्यू है 31 मार्च को वो है $1,10,000। देयर वर नो परचेज और सेल ऑफ द फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। और इसके अलावा कोई भी हमारे पास फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर कोई भी नहीं हुई है, ना हमने कोई परचेज की और ना हमने सेल की है। फोर्थ पॉइंट है स्टॉक। स्टॉक कंप्राइज फिनिश गुड्स। हमारे पास जो स्टॉक था क्वेश्चन में मेंशन है ऊपर इंफॉर्मेशन में, स्टॉक जो हमारे पास था वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और पॉइंट नंबर 5 देखते हैं ज्यूम दैट द बेसिक रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 25%। तो इनकम टैक्स का रेट हमारे पास है 25%। एंड पॉइंट 6 हम देखते हैं द अथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ 25 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $1 ईच। तो कंपनी के जो अथोराइज कैपिटल हैं वो है 25 लाख के ऑर्डिनरी शेयर्स, और एक शेयर की प्राइस है $1 ईच। क्वेश्चन के हम सोल्यूशन पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे कौन सी कंपनी है, प्लॉट पीएलसी उसका नाम लिखेंगे। और सेकंड लाइन में हम लिखेंगे हम बना रहे हैं जो बैलेंस शीट बना रहे हैं। थर्ड लाइन में हमारे पास आ जाएगा एज 31 मार्च 2011। तो 2011 को ये जिस डेट को हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो डेट हम मेंशन करेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हम देखते हैं नॉन करंट एसेट, फिर हम देखेंगे करंट एसेट, फिर हम देखेंगे करंट लायबिलिटीज़, देन हम देखेंगे करंट लायबिलिटीज़ नॉन करंट लायबिलिटीज़, फिर हम देखेंगे इक्विटी, ठीक है। तो हमारे पास जो है नॉन करंट एसेट्स हमारे पास हैं। फर्स्ट हमारे इसमें जो आएगा टेंजिबल एसेट। तो टेंजिबल एसेट जो है 2400 का है। क्वेश्चन में जो हमारे पास एसेट्स हैं उनकी कुछ और डिफरेंट प्राइसेस हैं। तो यहाँ पर ये जो साथ लिखा हुआ है ना नोट्स, ठीक है, ये टेंजिबल एसेट 2400 हमने कैसे कैलकुलेट किया है
तो हम इसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन नीचे हमारे पास नोट्स गिवन है, तो हम वहाँ पर हम देख लेंगे कि हमारे पास ये टेंजिबल एसेट 2400 कैसे आया है। नॉन करंट एसेट की बात कर रहे हैं हम। नॉन करंट एसेट की बात करें तो मीन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट की हम बात कर रहे हैं। तो 2400 हमारे पास कैसे आया है ये हम नोट्स में देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास नोट दिया हुआ है, इसी स्लाइड पर दिया हुआ है, नोट्स टू द बैलेंस शीट। नोट्स टू द बैलेंस शीट, टेंजिबल एसेट फर्स्ट नोट वो देख लेते हैं हम क्या है हमारे पास। वो कह रहे हैं कि टेंजिबल एसेट एट अ कॉस्ट 1 अप्रैल 2000 ईयर 2000 में या 2010 जो भी ईयर है, तो तब उसकी जो कॉस्ट थी वो हमारे पास ही 3400 क्वेश्चन में गिवन है। एडिशंस भी हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है 600 के थे, और डिस्पोजल्स भी हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है 200 की, तो इसको इसमें से लेस करेंगे 3400 में ऐड करेंगे 600, लेस हम कर देंगे 200 डिस्पोजल, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी एट 31 मार्च को वो हमारे पास अमाउंट आएगी 3800। ठीक है, अब ये 3800 जो है टेंजिबल एसेट ये हमें एट अ कॉस्ट फाइंड हुई है, तो अब हम इसमें से डेप्रिसिएशन जो हम कैलकुलेट करेंगे उसको हम लेस करेंगे, तो बाकी जो हमारे पास अमाउंट आएगी उसको हम बैलेंस शीट में मेंशन करेंगे। तो अब हम डेप्रिसिएशन देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल जो को दी हुई थी क्वेश्चन में दी हुई है, ये है 1200 की, और एडिशन इसमें हुई है 500 की। इसमें से जो डिस्पोजल हुई है 300 का, तो 300 इसमें से लेस कर देंगे, 1200 में 500 ऐड करेंगे, 300 लेस करेंगे, हमारे पास जो 31 मार्च को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी वो होगी 1400। तो 1400 हमारी डेप्रिसिएशन हो गई है, और टेंजिबल एसेट एट अ कॉस्ट हमने फाइंड किए हैं वो हमारे पास कैलकुलेट हुए हैं 3800 के। 3800 में से हम लेस कर देंगे 1400 के, तो हमारे पास नेट बुक वैल्यू 31 मार्च 2011 में जो आ जाएगी वो आएगी 2400। तो हमें 2011 वाली ही चाहिए 2400, तो हम इसी को ऊपर मेंशन करेंगे। तो टेंजिबल एसेट कितने हैं बैलेंस शीट में आप देखें ऊपर, ये टेंजिबल एसेट हमने कैलकुलेट कर लिए वो हैं 2400 के। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है $100 की इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, तो उसको वैसे ही ये भी हमारे लिए फिक्स एसेट है इन्वेस्टमेंट, तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो लॉन्ग टर्म नॉन करंट एसेट्स फाइंड आउट हुए हैं 2500 हुए हैं। अब हम देखते हैं करंट एसेट। करंट एसेट में फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्वेंट्री आ जाएगा हमारे पास, यहाँ स्टॉक ले लो, इन्वेंट्री हो गई या स्टॉक हो गया, क्वेश्चन में स्टॉक मेंशन किया हुआ है। तो इन्वेंट्री जो हमारे पास है क्वेश्चन में गिवन है 400 की। ठीक है, करंट एसेट, उसके बाद इसमें हम ऐड करते थे करंट एसेट में हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स भी आते हैं, तो हम अपने अकाउंट रिसीवेबल के डिटेल भी यहीं लिखेंगे। तो हमारे पास ट्रेड एंड अदर अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है, ट्रेड एंड अदर अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास है 5500 के। ये किस तरह कैलकुलेट करेंगे, नोट नंबर 4 में ये गिवन है हमारे पास कि हमने 5500 कैसे कैलकुलेट किया है। तो हम इसको क्वेश्चन में देख लेते हैं, नोट में भी देख लेते हैं, क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें सबसे एंड पे दिया हुआ है ट्रेड डेटर्स कितने दिए हैं 5300 के, और ऊपर हमारे पास जो पॉइंट नंबर 5 है डेटर्स सिर्फ लिखा हुआ है जिसमें, तो उसमें हमारे पास डेटर्स इन्होंने दिए हुए हैं 200 के, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 5500 टोटल हमारे पास डेटर्स आ जाएंगे, तो जो कि करंट एसेट्स हैं हमारे लिए, तो हम इन दोनों को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ट्रेड एंड अदर अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास हो गया 5500 का। ठीक है, सो इन्वेंट्री हमारे पास थी 400, 5500 हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल्स आ गए, उस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5900। तो ये हमारे पास हो गए करंट एसेट 5900 के, और जो हमारे पास नॉन करंट एसेट थे वो हमारे पास थे 2500 के, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे, हमारे पास जो टोटल एसेट आ जाएंगे 8400 के। उसके बाद हम देखते हैं कि करंट लायबिलिटीज में भी हम देख लेते हैं कि इसमें ट्रेड एंड अदर अकाउंट पेएबल्स हैं, ये भी क्वेश्चन में अलग अलग से दिए हुए हैं। ठीक है, 2300
कैसे कैलकुलेट हुआ है, पॉइंट नंबर 5 हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ट्रेड एंड अदर अकाउंट पेबल से। ट्रेड अकाउंट पेबल हमारे पास थे 2,000 के, एंड अदर अकाउंट पेबल हमारे पास थे 300 के। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 2,300 आ गया। तो 2,300 हमारे पास ये आ गया करंट लायबिलिटी। इसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी क्वेश्चन में ऊपर मेंशन किया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट 500 का है, ठीक है, ये भी हमारी लायबिलिटी है। उसके बाद करंट टैक्स ये 900, ये भी क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है, ये आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ये लिखा है कॉर्पोरेशन टैक्स, यहाँ लिखा है ना, बेस्ड ऑन द प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2001। तो ये वाला जो हमारे पास है 900, ये हमारा करंट टैक्स है। तो ये हमारी करंट लायबिलिटी में ऐड होगा 900। तो तीनों अमाउंट्स को हम ऐड कर लेंगे, 2,300, 900, 500 को ऐड करेंगे, हमारे पास जो अमाउंट आएगी 3,700 आएगी। करंट हमने लायबिलिटीज फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के लिए यूज होंगी। तो डेफर्ड टैक्स हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 80, ठीक है, तो 80 को हम ऐड कर लेंगे 3,700 में, तो हमारे पास 3,780 की जो अमाउंट आ जाएगी। तो अब इसको हम 3,780 को हम लेस कर देंगे। हमारे पास जो टोटल एसिड आए थे, हमने टोटल एसिड फाइंड आउट किए थे 8,400 के, उसमें से ये लेस कर देंगे तो हमारे पास जो नेट एसिड आ जाएगा वो आएगा 4,620। अब हम देखते हैं अपनी इक्विटी साइड। इक्विटी में हमारे पास कॉल ऑफ शेयर कैपिटल है 2,100, ये भी हमें क्वेश्चन में ऊपर गिवन है फर्स्ट पॉइंट पे। तो उसके बाद रिजर्व हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं बताया है कितने हैं, तो ये हम पॉइंट नंबर जो 8 है नोट्स में से हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास जो रिजर्व है वो किस तरह फाइंड हुआ है। तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल हमारे पास 2,100 और रिजर्व हमारे पास है 4,620 और नेट एसेट्स हमारे पास आए थे वो भी हमारे पास 4,620। तो ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी। बट हमारा जो पॉइंट नंबर 8 है रिजर्व का जो हमने नोट देखना 8, हम वो देखते हैं कि हमारे पास रिजर्व की अमाउंट कितनी है यहाँ पर 2,520। हम देखते हैं कि हमने किस तरह फाउंड आउट किया। उसके हम देख लेते हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 ये दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 8 रिजर्व उन्होंने किस तरह कैलकुलेट किए हैं, उन्होंने बनाया हुआ है कि फर्स्ट हमारे पास है शेयर प्रीमियम, रिटेन प्रॉफिट और एंड पर हमारे पास है टोटल। तो 1 अप्रैल 2010 को जो हमारे पास शेयर प्रीमियम है वो हमारे पास है 315, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर जो प्रॉफिट है 2000 और 2001 दोनों का क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ प्रॉफिट 420 और 885, दोनों को ऐड कर लेंगे हमारे पास, तो प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 1,005 का, ठीक है। रिटेन प्रॉफिट हम देखते हैं, इसमें जो ऊपर वाला प्रॉफिट है 1,200, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास एडिशन नहीं, ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के फॉर्मेट में, तो वहाँ पर हमें ये 1,200 प्रॉफिट भी गिवन है, उसमें हमने ऐड कर लिया 1,005। तो दोनों मिलाकर हमारे पास जो 31 मार्च 2000 को हमारे पास जो प्रॉफिट आया वो हमारे पास आया 2,205। और इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो 1,200 है उसमें हम शेयर प्रीमियम ऐड कर लें 315, तो हमारे पास ये आएगा 1,515 और हमारे पास जो रिटेन आएगा 105, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 2,520 का हमारे पास जो है एट 31 मार्च 2000 को हमारे पास ये रिजर्व आ जाएगा। तो यही रिजर्व हमने यहाँ बैलेंस शीट में मेंशन किया हुआ है 2,520 रुपये। तो ये हमारी बैलेंस शीट का क्वेश्चन था 12.5 कैलकुलेट हो गया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। हाथ से सॉल्व करना है एक दफ़ा, इंशाल्लाह आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट आपने फॉर्मेट याद करना है, उसके बाद देखना है कि कौन सी चीज़ें नॉन करंट एसेट्स हैं, कौन सी करंट एसेट हैं, हमारी करंट लायबिलिटीज़ कौन सी हैं, हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कौन सी हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको ना पहले मतलब आपके माइंड में हो या आपको पता हो कि ये वाली चीज़ें कौन सी हैं,
तो जब तक आपको क्लियरली मेंशन नहीं होगा कि ये हमारे जो हैं, जिस तरह हमारे पास डेटर्स हैं, ये हमारे अकाउंट रिसीवेबल होते हैं और करंट एसेट होते हैं, जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा, ऐसी जो छोटी छोटी बातें हैं, तो क्वेश्चन की जो हम बैलेंस शीट है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन तो एंड हो गया है, और इसके अलावा मज़ीद क्वेश्चन 2-3 आपने और सॉल्व करने, तो मैं बुक से देख कर आपको तो ग्रुप में बता दूंगी कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना है।